So guys, let us continue with the class. Now in this session, we are going to discuss further. We were discussing regarding the implied authority. Is it clear? So we have discussed section 19, we have discussed section 20. 19 में हमने कहा था subject to the provisions of section 22. So what section 22 was talking? Section 22, subject to the provisions of section 22 means कि जैसे हमारा मोड बताया गया है सेक्शन 20 में, उस तरह से अगर आप एक्ट कर रहे हो तो फर्म बाइंड होगा. इज इट क्लियर? देन वी हैव डिस्कस सेक्शन 19 क्लॉज 2 में कि अगर आपकी जो इम्प्लाइड अथॉरिटी है पार्टनर की, उसमें क्या काम वो नहीं कर सकते हैं. देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दी सेक्शन 20 की व्हाट इज द एक्सटेंशन एंड द रिस्ट्रिक्शन ऑफ पार्टनर्स इम्प्लाइड अथॉरिटी. तो जो पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स आपके अग्री कर सकते हैं कि लिमिटेड एम्प्लॉयड अथॉरिटी जो पार्टनर की है उसको एक्सटेंड कर सकते हैं थ्रू कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, उसे ऑथराइज करेंगे कि वो कुछ काम करेंगे जो उसकी लिमिटेड अथॉरिटी नहीं है, विच ही डज नॉट हैव लिमिटेड अथॉरिटी, तो वो अग्रीमेंट से उसको एक्सटेंड या लिमिट कर सकते हैं. एंड फर्म विल बी बाउंड बाय सच एन एक्ट ऑफ द पार्टनर. इज इट क्लियर? फर्म विल बी बाउंड बाय सच एन एक्ट ऑफ द पार्टनर. तो इम्प्लाइड अथॉरिटी है वो रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हो, सिर्फ एक्सटेंड नहीं, रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हो बाय एन एग्रीमेंट बिटवीन दी पार्टीज. इज इट क्लियर? दे कैन बी रिस्ट्रिक्टेड आल्सो. सो नेक्स्ट क्या है आपका कि जब रिस्ट्रिक्शन जो इम्पोज की गई है इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर, ये जो रिस्ट्रिक्शन है वो थर्ड पार्टी पे बाइंडिंग नहीं है जब तक थर्ड पार्टी को उस रिस्ट्रिक्शन की नॉलेज नहीं है. ठीक है? सो तो यहाँ पे क्या है आपका, जब रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की गई है पार्टनर की इम्प्लाइड अथॉरिटी पे, ये जो रिस्ट्रिक्शन है वो थर्ड पार्टी पे बाइंडिंग नहीं है अनलेस द थर्ड पार्टी हैज द नॉलेज ऑफ द रिस्ट्रिक्शन. तो यहाँ पे डिफरेंस है बिटवीन द स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शन जो 19 क्लॉज 2 में इम्पोज की गई है and the restriction on the implied authority which may be imposed under section 20 by a contract between the partners. So statutory restrictions है ये effective है against all the third parties. ये जो स्टैट्यूट रिस्ट्रिक्शंस है दे आर इफेक्टिव अगेंस्ट ऑल दी थर्ड पार्टीज, क्योंकि वो उनके नॉलेज है रिस्ट्रिक्शन की उनके पास. सो उनको क्या माना जाता है कि उनकी रिस्ट्रिक्शंस की नॉलेज है. थर्ड पार्टी को प्रिज्यूम नहीं कर सकते कि उन्हें उन रिस्ट्रिक्शंस की नॉलेज है जो पार्टनर्स ने कॉन्ट्रैक्ट के साथ इंपोज की है. सो थर्ड पार्टी है वो रिस्ट्रिक्शन से इंपोज करेगा अंडर सेक्शन 20. इज इट क्लियर? अंडर सेक्शन 20 अगर उनके पास एक्चुअल नॉलेज है इस रिस्ट्रिक्शन. इज इट क्लियर? इफ यू हैव if he has the actual relation between the third parties. तो यहाँ पे सेक्शन 20 जो है वो ग्रेटर अथॉरिटी दे रहा है सीनियर और मोर एक्सपीरियंस्ड पार्टनर्स को, और वो अथॉरिटी न्यू और इनएक्सपीरियंस्ड पार्टनर्स की रिस्ट्रिक्ट करता है. सो लेजिस्लेचर है वो कंसीडर करता है ये फ्रीडम टू बी नेसेसरी फॉर द बिजनेस एक्सपीरियंस. तो पार्टनर्स हैं वो अग्री, रिपीटिंग इट अगेन कि पार्टनर्स हैं वो अग्री करेंगे टू द एक्सटेंड द इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर. Is it clear? Extend कर सकते हैं, restrict कर सकते हैं. So there is a case law, Moti Lal versus Unano Commercial Bank. Restriction है, restriction place की गई है पार्टनरशिप डीड पे ऑन दी अथॉरिटी ऑफ पार्टनर्स की वो मनी बोरो कर सकते हैं. अब एक पार्टनर्स ने मनी बोरो किया और बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर लिया है विदाउट एनी थर्ड पार्टी नोइंग अबाउट दी सेम. सो ये हेल्ड हुआ था कि जो थर्ड पार्टी है उनको रिस्ट्रिक्शन के बारे में नहीं पता था, सो फर्म है वो थर्ड पार्टी के टुवर्ड्स लायबल होगी. Is it clear? So this was Moti Lal versus Unano Commercial Bank. नेक्स्ट केस लॉ है प्रेम भाई वर्सेस ब्राउन 1873 बॉम्बे हाई कोर्ट. अब इस केस में क्या हुआ था कि जो एक फैक्ट क्या था कि इम्प्लाइड अथॉरिटी पे रिस्ट्रिक्शन इंपोज हुई थी और वो थर्ड पार्टी को पता थी. इस केस में एक जो पार्टनर है उन्होंने पार्टनर से वो फर्म के वो क्या कैरियर लिया उन्होंने. वन ऑफ द पार्टनर्स ऑफ द फर्म ऑफ कैरियर्स उन्होंने ऑथराइज किया गया था कि वो बिल्स ड्रॉ कर सकते हैं
फर्म के नाम पे सिर्फ 200 रुपीज तक, ओके, ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ रुपीज 200। तो ये जो फैक्ट था ये थर्ड पार्टी को पता था, जिसके फेवर में पार्टनर ने दो प्रॉमिसरी नोट्स एग्जीक्यूट किए थे, दो प्रॉमिसरी नोट किए थे ऑफ ₹1000 ईच। तो यहाँ पे क्या हेल्ड हुआ था कि जो फर्म है, फर्म बाइंड नहीं होगी फॉर द अमाउंट ऑफ द नोट ड्रॉन्स, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी है, उसको थर्ड पार्टी को नॉलेज थी उस रिस्ट्रिक्शन की। इज इट क्लियर? थर्ड पार्टी को वो रिस्ट्रिक्शन की नॉलेज। इज इट क्लियर गाइस? तो another case law you can see V नरसिम्हा उल्लू वर्सेस R कृष्णा मूर्ति 1986 का केस है, आंध्र प्रदेश का। यहाँ पे क्या था कि जो पार्टनर की अथॉरिटी है उसको इम्प्लाइड अथॉरिटी से बियॉन्ड एक्सटेंड किया गया था। उनकी जो रियल अथॉरिटी थी वो बहुत ज्यादा वाइडर थी देन इज इम्प्लाइड अथॉरिटी। सो अगर कोई भी एक्ट उन्होंने किया था विद इन द स्कोप ऑफ एक्सटेंडेड अथॉरिटी, वो फर्म को बाइंड कर रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं था फ्रॉम द को पार्टनर्स, बिकॉज उनकी खुद की वॉलंटरी एग्रीमेंट है जो उन्होंने ग्रेटर अथॉरिटी से दिए। इज इट क्लियर? So next is section 21. Section 21 what it says now? Section 21 तो आपकी बात करता है कि पार्टनर की अथॉरिटी इमरजेंसी में क्या है, व्हाट इज द अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर इन इमरजेंसी। कि अगर इमरजेंसी में उन्हें कोई काम करना पड़ जाए जो उनकी एक्सप्रेस या इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं थी, कि पार्टनर के पास ना ही तो एक्सप्रेस अथॉरिटी थी ना ही इम्प्लाइड अथॉरिटी थी फर्म के बिहाफ पे एक्ट करने के लिए, फिर भी उसका एक्ट अगर उसने कोई इमरजेंसी में किया है, कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई जहाँ पे वो कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है या उसको ऑन द स्पॉट डिसीजन लेना है, तो उसके एक्ट से फर्म बाइंड हो जाएगी। इज इट क्लियर? मींस कि ऑल अदर पार्टनर्स विल बी लायबल। सो सेक्शन 21 क्या कहता है? सी, a partner has authority in an emergency. A partner has authority in an emergency to do all such acts for the purpose of protecting the firm from the loss as would be done by a person of ordinary prudence in his own case, acting under similar circumstances, and such act binds the firm. तो वहां पे क्या है, पार्टनर के पास इमरजेंसी में अथॉरिटी है कि वो सारे काम कर सकता है फर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम द लॉज, जो कि एक पर्सन, ऑर्डिनरी पर्सन अपने केस में करेगा। उसी सर्कमस्टांसेस में उसने पार्टनरशिप के बिहाफ पे किया है तो वो उसका एक्ट है, फर्म को बाइंड कर देगा। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे क्या है अब आपका कि जो पार्टनर्स है, पार्टनर ने सपोज कुछ पेमेंट्स की है या कोई लाइबिलिटी इनकर की है, कोई का एक्ट किया है इमरजेंसी में, फर्म को लॉस से प्रोटेक्ट करने के लिए किया है, वो उन्होंने एक ऑर्डिनरी मैन की तरह एक्ट किया है, तो जैसे कि वो खुद के केस में एक्ट करते तो फर्म है, फर्म शैल इंडेमनीफाई द पार्टनर फॉर द सेम। देन कम्स आपका सेक्शन 23। सेक्शन 23 किसके बारे में कह रहा है? रेटिफिकेशन, सॉरी, सेक्शन 23 आपका क्या कह रहा है? एडमिशन के बारे में कह रहा है। इज इट क्लियर? एडमिशन के बारे में कह रहा है सेक्शन 23। एडमिशन, अगर पार्टनर ने कुछ एडमिट किया है, ठीक है, तो उस केस में क्या है कि अगर कोई भी एडमिशन है, रिप्रेजेंटेशन है कि जो पार्टनर ने की है कंसर्निंग द अफेयर्स ऑफ द फर्म, ये एविडेंस होगा फर्म के अगेंस्ट, अगर वो जो एडमिशन की गई है वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में की गई है, क्योंकि हर एक पार्टनर ही इज द एजेंट ऑफ द फर्म फॉर द फर्म्स बिजनेस, तो उसकी जो एडमिशन है वो ऑर्डिनरी कोर्स में की गई है तो वो फर्म के अगेंस्ट एविडेंस। Is it clear? So see, an admission or representation made by a partner. Let me show you section 23. 22 we have already discussed. 23. Admission or representation made by a partner concerning the affairs of the firm is evidence against the firm if it is made in the ordinary course of the business. Is it clear? अगर उन्होंने ordinary course of business में किया। अब आपका सेक्शन 24 डिस्कस करने से पहले लेट मी डिस्कस कि क्या पार्टनर के एक्ट की रेटिफिकेशन हो सकती है?
कि अगर पार्टनर ने एक्ट किया है विदाउट एनी अथॉरिटी, मींस उसके पास एक्सप्रेस अथॉरिटी भी नहीं है, इम्प्लाइड अथॉरिटी भी नहीं है, तब भी पार्टनर ने एक्ट किया है, क्या उसके एक्ट को हम रेटिफाई कर सकते हैं? तो अदर पार्टनर्स दे कैन रेटिफाई दी पार्टनर्स एक्ट। अगर उन्होंने रेटिफाई कर दिया है, दैट विल बी बाइंडिंग ऑन दी पार्टनर। फॉर एग्जाम्पल, एक पार्टनर है, उसने विदाउट एनी अथॉरिटी बी से 10,000 रुपीज बोरो की है फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म। अब जो पर्सन ने, पार्टनर ने बोरो किए थे, वो दूसरे पार्टनर्स ने रेटिफाई कर लिया है। जब रेटिफाई किया है तो वहां पे जितने भी पार्टनर्स हैं वो सारे के सारे बी को लायबल होंगे 10,000 रुपीज पे करने। नाउ नेक्स्ट इज सेक्शन 24। 24 आपका क्या कह रहा है कि इफेक्ट ऑफ नोटिस टू एन एक्टिंग पार्टनर। इफेक्ट ऑफ नोटिस टू एन एक्टिंग पार्टनर, सेक्शन 24 के रिगार्डिंग क्या है कि अगर आप किसी भी पार्टनर को नोटिस दे रहे हो और वो पार्टनर है, वो बिजनेस ऑफ द फर्म में हैबिचुअली एक्ट कर रहा है, और बिजनेस के किसी भी फर्म के किसी भी बिजनेस अफेयर्स के रिलेटेड आप कोई नोटिस दे रहे हो, तो वो क्या है, अगर एक पार्टनर को भी नोटिस दे रहे हो तो ये माना जाएगा कि वो नोटिस फर्म को दिया है, एक्सेप्ट, लेकिन एक्सेप्शन बना दिया है कि कौन से केसेस में वो नोटिस नहीं माना जाएगा फर्म को, इन केस ऑफ फ्रॉड on the firm committed by or with the consent of the partner. Is it clear? तो सेक्शन, ये जो नोटिस है वो सिर्फ उन्हीं पार्टनर्स को बाइंड करेगा जो कि उस टाइम पे वहां पे थे जिनको नोटिस दिया गया था, जब नोटिस दिया गया था। Is it clear? So such a notice binds only such partners who were there at the time when the notice was given. इफ नोटिस, अगर नोटिस पहले दिया गया है और वो पार्टनर मींस एग्जिस्टेंस में, इन द सेंस जो पार्टनर्स हैं उस टाइम पे, डोंट कंसीडर कि उस जब नोटिस दिया गया था कि वो पार्टनर्स वहां पे प्रेजेंट है। नो, मींस कि दे आर दी पार्टनर। सपोज ए बी सी तीन पार्टनर है, ए की प्रेजेंस में नोटिस दिया गया है, तो इट मींस ये नोटिस बी और सी को भी गया है, फर्म को गया है। लेकिन अगर सपोज जब नोटिस दिया गया था ओनली देयर वर थ्री पार्टनर्स ए बी एंड सी, नाउ आफ्टर नोटिस डी भी पार्टनर बन गया है, तो वो उस डी को बाउंड नहीं करेगा वो नोटिस। इज इट क्लियर कि जो इंट्रोड्यूस किया गया, नया पार्टनर इंट्रोड्यूस किया गया आफ्टर सच नोटिस। सो आउटगोइंग पार्टनर है, आउटगोइंग पार्टनर को भी आप नोटिस के लिए बाउंड नहीं कर सकते हो रिलेटिंग टू सब्सिक्वेंट मैटर्स, जो उसके रिटायरमेंट के बाद, जो आउटगोइंग पार्टनर के जाने के बाद कोई मैटर आया है उसके लिए बाउंड नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? सो यहाँ पे क्या है, अगर सपोज नोटिस दे दिया है, डॉर्मेंट पार्टनर या स्लीपिंग पार्टनर को भी नोटिस दे दिया है, वो नोटिस होगा दूसरे पार्टनर्स को या नहीं, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड नोटिस टू दी अदर पार्टनर्स। इज इट क्लियर? स्लीपिंग या डॉर्मेंट पार्टनर को आपने नोटिस दिया है, नोटिस वहां पे, नोटिस दूसरों को कंसीडर नहीं किया जाएगा। सो नोटिस का मतलब है नोटिस, एक्चुअल नोटिस होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव नोटिस नहीं होना चाहिए। तो नोटिस हमेशा एक्टिंग पार्टनर को होना चाहिए, हु हैबिचुअली एक्ट्स है, हु हैबिचुअली एक्ट्स मींस जो एक्टिंग पार्टनर्स है या मैनेजिंग पार्टनर है उसको ही देना चाहिए। तो एक्सेप्शन क्या बना दिया इन्होंने, फ्रॉड की एक एक्सेप्शन बना दी है कि अगर फ्रॉड कमिट किया जा रहा है तो उस केस में पार्टनर को नोटिस कंसीडर नहीं किया जाए। इज इट क्लियर? सो देर इज अ केस लॉ बिगनॉल्ड वर्सेस वाटरहाउस। इसमें क्या आता है, ये फर्म ऑफ कैरियर्स है, फर्म ऑफ कैरियर्स है, और एक पार्टनर को अलाउ किया गया था कि वो पार्सल अपने पर्सनल फ्रेंड के लिए कैरी कर सकता है और कोई कंसिडरेशन नहीं लेगा, एंड विदाउट नोटिस ऑफ फैक्ट टू हिज को पार्टनर्स। सो यहाँ पे जब लॉस हुआ पार्सल को अगेंस्ट द फर्म, ये हेल्ड किया गया था कि यहाँ पे फर्म लायबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो नोटिस था एक पार्टनर को था अबाउट कैरिंग ऑफ द पार्सल, एंड दैट वाज नॉट डीम्ड द नोटिस टू द अदर। सो पर्टिकुलर पार्टनर जिसको नॉलेज थी ऑफ कैरिंग द पार्सल, वो पार्टी है टू द फ्रॉड एज नॉन पेमेंट had been made for transportation of the parcel. Is it clear?
तो दिस वाज सेक्शन 24. नाउ अब देखिए आप सेक्शन 25 आपका क्या कह रहा है. व्हाट सेक्शन 25 टॉक्स अबाउट लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म. तो हर लाइबिलिटी क्या है पार्टनर की, वो जॉइंट और सेवरल है. So every partner is liable jointly with all other partners and also severally for all the acts of the firm done while he is a partner. नेक्स्ट क्या है, फर्म की लाइबिलिटी क्या है फॉर टॉर्ट्स एंड रॉन्गफुल एक्ट्स. What is the liability for the firm or the wrongful acts or misapplication by the partners? ये आपका सेक्शन 26 और 27 में डील कर रहा है. पहले हम सेक्शन 26 देखेंगे. सेक्शन 26 क्या कह रहा है, यहाँ पे क्या है, वाइकेरियस लाइबिलिटी का प्रिंसिपल एप्लीकेबल हो रहा है. कि प्रिंसिपल जो प्रिंसिपल है वाइकेरियस लाइबिलिटी का, suppose a person is liable, partner is liable for the vicarious liability for the torts and other wrongful act committed by his agent in the course of business of agency. तो उस केस में भी हर एक पार्टनर लाइबल होगा एन एजेंट ऑफ द फर्म. सो दिस प्रिंसिपल आल्सो हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. देखिए सी व्हाट सेक्शन 26 से, whereby the wrongful act or omission of a partner acting in the ordinary course of the business of the firm, और ठीक है जहां पे भी कोई wrongful act या omission किया है पार्टनर ने और वो ordinary course of business of firm में एक्ट कर रहे हैं या पार्टनर की अथॉरिटी से एक्ट कर रहे हैं लॉस और इंजरी, that is caused to any third party or any penalty is incurred, the firm is liable to the same as extent to the same extent as that of the partner. Is it clear? तो अब आपका सेक्शन 26 से क्लियर है कि यहाँ पे वाइकेरियस लायबिलिटी का प्रिंसिपल एप्लीकेबल हो. क्लियर. अब सेक्शन 27 क्या एक्सप्लेन कर रहा है, सेक्शन 27 एक्सप्लेन्स की जो लायबिलिटी सेपरेट होगी इन केस ऑफ मिस एप्लीकेशन ऑफ मनी और प्रॉपर्टी, इन मिस एप्लीकेशन ऑफ मनी और प्रॉपर्टी. इज इट क्लियर कि आप किसी पैसे को मिस अप्लाई कर रहे हो, प्रॉपर्टी को मिस अप्लाई कर रहे हो, तो उस केस में आपका क्या होगा. अब इसमें दो तरह के केसेस हैं. पहला केस क्या है कि मनी या प्रॉपर्टी पार्टनर ने रिसीव की है, मनी या प्रॉपर्टी पार्टनर ने रिसीव की है और वो मिस अप्लाई कर रहा है, चाहे वो मनी है चाहे वो प्रॉपर्टी है, वो मिस अप्लाई कर रहा है विदाउट अकाउंटिंग इट फॉर द फर्म. ठीक है, फर्म को अकाउंट नहीं किया और वो मिस अप्लाई कर रहा है. सिर्फ एक क्लॉज देखिए, वेयर अ पार्टनर एक्टिंग विद हिज अपेरेंट अथॉरिटी रिसीव्स मनी और प्रॉपर्टी फ्रॉम अ थर्ड पार्टी एंड मिस अप्लाइज इट. तो इसमें क्या है, अब आपका यहाँ पे क्या है कि वो उसके लिए कौन लाइबल होगा, वेदर फर्म विल बी लाइबल और नॉट, वो अपेरेंट अथॉरिटी है उसके पास. ठीक है, जब भी पर्सन अपेरेंट अथॉरिटी के अंडर एक्ट कर रहा है और उसे थर्ड पार्टी से पैसा मिला या प्रॉपर्टी मिली है और वो पैसा या प्रॉपर्टी उसने मिस अप्लाई कर दिया, तो उसके लिए फर्म लाइबल होगी. देयर इज अ केस लॉ विलेट वर्सेस चैम्बर, विलेट वर्सेस चैम्बर्स. तो यहाँ पे क्या है, वन ऑफ द पार्टनर्स ऑफ द फर्म ऑफ सॉलिसिटर्स, दे हैव रिसीव्ड मनी फ्रॉम द क्लाइंट, they have received money from the client कि जो उन्होंने इन्वेस्ट किए थे मॉर्टगेज और मिस अप्लाई किए थे. The other partners they were ignorant of this fraud and they were held liable along with the guilty party. Is it clear? अगर सपोज अब कोई एक्ट है जो उन्होंने अपेरेंट अथॉरिटी में नहीं किया है तो फर्म विल बी लाइबल और नॉट, तो उस केस में फर्म कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल. Clear? So Cleather versus Spitzer. Let us discuss case law regarding this. कि एक जो पार्टनर है फर्म का, फर्म ऑफ सॉलिसिटर्स है, वहां का पार्टनर है, उन्हें बॉन्ड्स मिले हैं पेबल टू बेयरर एंड मिस एप्रोप्रिएटेड द सेम. सो इट वाज फाउंड कि जो रिसिप्ट है सिक्योरिटीज की फॉर सेफ कस्टडी, that was not a part of business of solicitors, so other partners could not be held liable for the same. Is it clear? तो सेकेंड कंडीशन क्या है कि जब मनी और प्रॉपर्टी इज रिसीव्ड बाय द फर्म, पहले मनी प्रॉपर्टी पहले पार्टनर ने रिसीव किए थे, अब कौन रिसीव कर रहे हैं,
फर्म ने रिसीव किए हैं फ्रॉम द थर्ड पार्टी, और वो मनी या प्रॉपर्टी किसी भी पार्टनर ने मिस अप्लाई की है, तो वहां पे भी कौन लायबल होगा? फर्म इज लायबल टू मेक गुड द लॉस टू द थर्ड पार्टी। इज इट क्लियर? सो यहाँ पे क्या है सेकंड में कि जो प्रॉपर्टी है दैट इज इन द कस्टडी, प्रॉपर्टी क्या है? दैट इज इन द कस्टडी ऑफ द फर्म, देयर आल्सो फर्म विल बी लायबल। इज इट क्लियर? फर्म आपकी लायबल होगी। अब आपका नेक्स्ट क्या है? ये सेक्शन 27 तक का नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट। Is it clear? That is a most important doctrine of holding out. Now, doctrine of holding out का इसको जनरल में हम डिस्कस करते हैं पहले। ये जो ये एक एक्सेप्शन है, डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट है, ये एक्सेप्शन है टू द जनरल रूल कि पार्टनर इज लायबल इन फैक्ट इज अ पार्टनर। पार्टनर लायबल है या नहीं है, ठीक है? पार्टनर तभी लायबल होता है अगर वो पार्टनर है, ये जनरल रूल है आपका। लेकिन ये एक्सेप्शन है इस जनरल रूल को, और वो कहाँ पे प्रोवाइड की गई है? आपको सेक्शन 28 में प्रोवाइड की गई है, डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट के फॉर्म में। अब ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट है, ये कहाँ से आया था? इट केम इन अ केस ऑफ वॉग वर्सेस कार्वन। वॉग वर्सेस कार्वल। इस केस में क्या हुआ था कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट है, उसको इसकी लायबिलिटी एक्सप्लेन की गई थी पार्टनर में। इसमें इसकी लायबिलिटी को एक्सप्लेन किया गया था। डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट एक्सप्लेन द लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इन सीरियस मैटर्स इन लॉ, क्योंकि एज इट इज वाइकेरियस, so person is held liable when really in fact he is a partner as per prescribed condition under section 4. So however इस केस में क्या हुआ था? आपका जो कोर्ट है, कोर्ट ने सिचुएशन एक्सप्लेन की थी कि जहां पे पर्सन रियली इन फैक्ट पार्टनर नहीं है, पार्टनर नहीं है, तब भी क्या है? आपका पार्टनर लायबल होगा। then still can he be held liable as a partner. So famous observation यहाँ पे आई थी कि there may be a situation, famous sorry observation क्या थी कि there may be a situation where a person जिन्होंने contribute नहीं किया कैपिटल, कोई भी पैसा नहीं लगाया है बिजनेस में, एंड और उसको कोई शेयर ऑफ प्रॉफिट्स भी नहीं मिल रहा बिजनेस का, एंड इन फैक्ट ही इज नॉट अ पार्टनर, ठीक है? मतलब इन शॉर्ट ही इज नॉट अ पार्टनर, कैन स्टिल ही बी लायबल ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल। तो उन्होंने कहा कि अगर वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है या अपने आप को अलाउ कर रहा है पार्टनर को रिप्रेजेंट करने का, किसी थर्ड पार्टी को कह रहा है कि मैं इस पर्टिकुलर फर्म का पार्टनर हूं, तो थर्ड पार्टी जो उसके रिप्रेजेंटेशन पे बिलीव कर रही है पार्टनर है, और उसको उस बेसिस पे क्रेडिट दे रही है, ठीक है, उधार दे रही है, पैसा बोरो कर रही है, देन उसमें क्या है आपका? उस आउटसाइडर ने बिलीव किया और एक्ट किया है, देन पार्ट ही विल बी लायबल एज अ पार्टनर फॉर सच क्रेडिट दैट एक्सटेंडेड ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ एस्टॉपल, नॉट बिकॉज इन फैक्ट ही इज अ पार्टनर। इज इट क्लियर? तो लॉ ऑफ एस्टॉपल क्या है? इन शॉर्ट कि आप अपनी बात से, आप अपने स्टेटमेंट से you cannot move back. Is it clear? You cannot move back from your statement. तो ये जो प्रिंसिपल है इसको प्रिंसिपल ऑफ होल्डिंग आउट कहते हैं, जो कि स्पेसिफिकली सेक्शन 28 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में प्रोवाइड किया गया है, जो ये प्रोवाइड करते हैं, यही कंडीशन प्रोवाइड करे डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट की, एंड विच मस्ट बी स्ट्रिक्टली प्रेजेंटेड बिफोर दी। तो अभी ये जब डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट नहीं था, उससे पहले भी प्रेजेंट की गई थी। तो अगर हम सेक्शन 28 को एनालाइज करेंगे तो उसमें से कुछ कंडीशंस आती हैं। लेट अस सी व्हाट आर दोस कंडीशंस। अब कंडीशंस क्या है? पहली, पर्सन हिमसेल्फ हैज रिप्रेजेंटेड, पर्सन ने अपने आप को रिप्रेजेंट किया है आइदर बाय वर्ड्स और बाय कंडक्ट। पर्सन हिमसेल्फ हैज रिप्रेजेंटेड बाय वर्ड्स और बाय कंडक्ट। वर्ड्स चाहे आपके ओरल हो सकते हैं, रिटन हो सकते हैं, दैट ही इज अ पार्टनर इन अ फर्म।
तो सेकंड कंडीशन क्या है कि जो अदर पार्टी है उन्होंने उस रिप्रेजेंटेशन पे बिलीव किया है, रिलाई किया है और बिलीव किया है कि हिम टू बी अ पार्टनर, या फिर उसकी नॉलेज है जो रिप्रेजेंट किया है, रिप्रेजेंटेड हिमसेल्फ, परमिटेड अदर्स टू रिप्रेजेंट हिम दी पार्टनर्स। ठीक है, वहां पे क्या है, दूसरी पार्टी ने रिप्रेजेंट किया और दूसरी पार्टी ने उसकी रिप्रेजेंटेशन पे बिलीव कर दिया कि ही इज अ पार्टनर, या उन्हें नॉलेज है कि उन्होंने अपने आप को रिप्रेजेंट किया है एज अ पार्टनर, डिड नॉट करेक्ट दी रिप्रेजेंटेशन। इज इट क्लियर? सो अगर सपोज कोई क्रेडिट दे दिया है इस पर्सन की रिप्रेजेंटेशन पे, तो वहां पे क्या है, ही विल बी लायबल टुवर्ड्स द थर्ड पार्टी एज अ पार्टनर। लेकिन अब इस डॉक्ट्राइन की टू एक्सेप्शंस भी हैं। वो एक्सेप्शंस क्या है? कॉन्टिन्यूड यूज। एक्सेप्शन क्या है? कॉन्टिन्यूड यूज ऑफ द नेम ऑफ द डेड पार्टनर। अगर आप कोई पार्टनर की डेथ हो चुकी है, उसकी डेथ के बाद उसका नाम यूज कर रहे हो, that doesn't make his property or estate liable। जो डिसीज्ड पार्टनर है उसकी प्रॉपर्टी या estate liable नहीं होगी for the liability of the firms, although जो representation है वो still there as a part। Is it clear? सेकंड क्या है कि आफ्टर द डेथ पर्सन इज नोइंगली रिप्रेजेंटेड बाय अदर एज अ पार्टनर। डेथ हो चुकी है, पर्सन को पता है उसको नोइंगली रिप्रेजेंट किया जा रहा है दूसरों से एज अ पार्टनर, सो आफ्टर दैट पर्सन कैन नॉट रिप्रेजेंट। डेथ के बाद अगर आप किसी की डेथ होगी है, आप फिर भी कह रहे हो पार्टनर है, मैं वो सो एंड सो हूँ, डेथ के बाद कैसे रिप्रेजेंट करेगा? तो ये दो आपके एक्सेप्शन। So doctrine of, in brief, you can say doctrine of holding out is not applicable to dead persons। जो मर चुके हैं उसको applicable नहीं। तो liability सिर्फ यहाँ पे जो क्रेडिट दिया गया है वही दी गई है, not for the general liability of the partner। So holding out does not make him regular partner। होल्डिंग आउट से वो रेगुलर पार्टनर नहीं बन जाएगा, सो ही इज नॉट लायबल फॉर द जनरल liability for partners and only for the credit। And there is a case law regarding this, Scarf versus Geraldine। Scarf versus Geraldine, A B C D ये partners है firm में, A B C D they are partners in a firm। So by mutual agreement firm में change आया था, इसलिए there was a change in the firm took place। B बाहर चला गया था, मीन्स के ही इज रिटायर्ड फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म, और जो उसका शेयर था वो ई को सोल्ड किया गया था जो कि पार्टनर बन गया था। इज इट क्लियर? ए बी सी डी दे आर फोर पार्टनर्स, बी चला गया है बाहर और उसकी जगह पे ई आ गया है, ई को बी का शेयर सोल्ड किया गया है जो कि पार्टनर बन गया। नाउ विद ए सी डी, ई जो पार्टनर था किसके साथ बन गया? ए सी डी के साथ। अब जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी से उन्होंने कुछ मटेरियल क्रेडिट पे लिया था और उसके पैसे पे नहीं किए गए थे। नाउ ए सी डी ये तीनों के तीनों इंसॉल्वेंट हो गए हैं। सो सूट वाज फाइल्ड बाय थर्ड पार्टी अगेंस्ट ऑल द फाइव, ए बी सी डी ई, पांचों के अगेंस्ट फाइल कर दिया, because they were actually partner on the day of transaction took place। इस वजह से तो बी है, बी ही वॉज लाइबल एज अ पार्टनर बिकॉज जो उसकी रिटायरमेंट है वो पब्लिक को इन्फॉर्म नहीं की गई थी। हमेशा जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है उसकी आपको क्या है, रिटायरमेंट इन्फॉर्म करनी पड़ती है, नोटिस देनी पड़ेगी, और ये यहाँ पे कोई नोटिस नहीं दिया गया था। नाउ वेदर बी विल हेल्ड लाइबल और नॉट, it was held that under section 20 outsiders can hold either ABCD but cannot hold E liable। So they have to choose either ABCD or ACDE। यहाँ पे हेल्ड हुआ था कि जो आउटसाइडर्स हैं they cannot plead that hot and cold together, so therefore one cannot took the plea that fact and representation। Is it clear? Now see what section 28 says, the doctrine of holding out। डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट मींस कि आपने रिप्रेजेंट किया और आपके रिप्रेजेंटेशन में दूसरी पार्टी ने बिलीव किया। सी क्लॉज 1, anyone who by words spoken or written or by conduct represent himself और अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है और knowingly permits himself
किसी को क्या है कि मेरे को रिप्रेजेंट कर दो, बी रिप्रेजेंटेड टू बी अ पार्टनर इन द फर्म, या तो खुद कर रहा है या वो रिप्रेजेंट करवा रहा है, नोइंगली इंटेंशनली करवा रहा है, तो लाइबल होगा एज अ पार्टनर इन दैट फर्म टू एनीवन हु हैज ऑन द फेथ ऑफ एनी सच रिप्रेजेंटेशन given a credit to the firm, whether the person representing himself or representative to be a partner does or does not know that the representation had reached the person so giving the credit. ठीक है, तो यहाँ पे जब उसने रिप्रेजेंट कर लिया, वेदर दी पर्सन, जो पर्सन रिप्रेजेंट कर रहा है या रिप्रेजेंट करवा रहे हैं अपने आप को, उसे पता है या नहीं पता कि रिप्रेजेंटेशन हैज रीच द पर्सन सो गिविंग द क्रेडिट। Is it clear? Second क्या कह रहा है कि where after a person's death business is continued in the old firm name, so continue use of the name or of the deceased partner's name as a part thereof shall not of itself make his legal representative or estate liable for any of the firm act of the firm done after his death. Is it clear? अगर फर्म की सॉरी पार्टनर की डेथ हो गई है, पार्टनर की डेथ के बाद उसका नाम अगर यूज किया जा रहा है, तो उस केस में क्या होगा आपका, आपका जो डिसीज्ड पार्टनर की प्रॉपर्टी है या लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स है, दे आर नॉट लाइक। Is it clear? So this was your doctrine of holding out. So we have discussed this case Waugh versus Cow. तो सी इफ वी डिवाइड दिस, तो सबसे पहले क्या रिप्रेजेंटेशन आ गया आपका, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। सेकंड आपका रिप्रेजेंटेशन किसी तरह से भी हो सकता है, वर्ड्स हैं या फिर आपके कंडक्ट से भी हो सकता है। इज इट क्लियर? सी देयर इज अ केस लॉ पोर्टर वर्सेस इंसेल, ये आपका इंग्लिश केस लॉ है। इस केस में क्या हुआ था कि डिफेंडेंट है, डिफेंडेंट ने पर्सन को लोन दिया था कि वो अपना कैटल फार्म को एस्टैब्लिश करें। सो डिफेंडेंट है, दे हैव टुक डीप इंटरेस्ट इन द बिजनेस, सो उन्होंने अपना पर्सनल इन्फ्लुएंस यूज करके लीज भी ऑब्टेन की है प्रेमिसेस की, फार्म के लिए जो जगह चाहिए थी, एंड उन्होंने कॉन्स्टेंटली वहां प्रेजेंट थे, पार्टीज भी आ रही थी और उनके डिमांड्स भी वो देख रहे थे। सो जो प्लेंटिफ था उन्होंने बिल्डिंग मटेरियल फर्म को सप्लाई किया था इस इंप्रेशन में कि जो डिफेंडेंट है ही वाज पार्टनर, सो ही वाज हेल्ड लायबल एज अ पार्टनर बाय होल्डिंग। नेक्स्ट क्या है, स्नो वाइट फूड प्रोडक्ट्स लिमिटेड वर्सेस सोहन लाल बागला। इस केस में सोहन लाल है, क्लर्क है फर्म ऑफ करियर्स के, वो ही हैज एंटर्ड इनटू द नेगोशिएशन फर्म के बिहाफ पे, इसके साथ स्नो वाइट फूड प्रोडक्ट्स के साथ, सो ताकि वो उनके गुड्स कैरी कर सकते हैं। नाउ गुड्स डिलीवर नहीं किए गए हैं, सो रॉन्गली डिस्पोज ऑफ किए गए थे और सोहन लाल ने अपने यूज के लिए कन्वर्ट कर लिए थे। सो यहाँ पे फर्म के अगेंस्ट जब सूट फाइल किया गया, उन्होंने डिनाई कर दिया कि वो कभी पार्टनर ही नहीं थे। तो कोर्ट ने क्या हेल्ड किया था स्नो वाइट केस में कि उन्होंने अपने आप को एज अ पार्टनर हेल्ड किया है ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द नेगोशिएशन विद स्नो वाइट लिमिटेड। उन्होंने एक पार्टनर की तरह बिहेव किया है, पार्टनर की तरह ही बात की है, तो वहां पे ही विल बी लायबल एज अ। तो नेक्स्ट चीज आपका क्या है, नॉलेज आ गया। तो नॉलेज भी कि आपकी सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या, लाइबिलिटी फॉर होल्डिंग आउट की, कि जो पर्सन है वो इज सीकिंग टू चार्ज अनदर विद लाइबिलिटी, उसको ये शो करना पड़ेगा कि इसके पास नॉलेज थी रिप्रेजेंटेशन के लिए और उन्होंने एक्ट किया था उसके रिप्रेजेंटेशन पे ही, उसके बिलीफ पर। इज इट क्लियर? तो कौन से केसेस में होल्डिंग आउट नहीं है, डेथ क्या, अगर पर्सन की डेथ हो गई है। इज इट क्लियर? अगर किसी ने टॉर्ट कमिट किया तब भी वहां पे भी आपका क्या होगा, होल्डिंग आउट नहीं होगा। इंसॉल्वेंसी पार्टनर के केस में भी आपका होल्डिंग आउट नहीं होगा। देखो डेथ मर चुका है पार्टनर, उसमें आपका होल्डिंग आउट नहीं है। इंसॉल्वेंट पार्टनर है, उसमें आपका होल्डिंग आउट नहीं है। डोरमेंट या स्लीपिंग पार्टनर है, उसमें भी आपका होल्डिंग आउट यूज नहीं होगा। क्लियर? So now आपका आता है section 29 that we are going to discuss in another session. Hope you are clear with section 28. Thank you.